और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को विच इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने अब तक जो है सब कुछ समझ लिया है। चैप्टर 1 में कंसेप्ट समझा, डेफिनेशन पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने नेचर समझा मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है और इट इज़ अ प्रोफेशन। तो हमने काफ़ी हद तक चैप्टर को कवर कर लिया है। तो हम लास्ट टॉपिक पे हैं इस चैप्टर के एंड आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छे से एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। जो भी आपने अब तक समझा है उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप जब वीडियो देखते हो तुरंत उसके बाद रिवाइज करेंगे, और एक जब आप चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है उसको एक बार स्टार्टिंग से गो थ्रू करेंगे एंड देन एक वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पे, जिस पे आप जाके क्विक रिवीजन कर सकते हो। आपको बेटर फटाफट से रिवीजन करनी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो। उस पर जाकर आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी फटाफट से रिवीजन हो जाएगी। लाइक आपका टेस्ट है क्लास में, आपके पीरियोडिक टेस्ट है, तो उसमें आपको वो बहुत हेल्प करेगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, विच इज़ कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और ये फंक्शंस का ही पार्ट है। ये फंक्शंस से बिल्कुल लिंक्ड है, ये कुछ अलग नहीं है बट ये उसी का पार्ट है। सो लेट्स स्टडी। You have understood by now that a manager has to perform 5 interrelated functions. जल्दी से लिख के बताएंगे वो कौन से 5 फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में। फटाफट से जाके कमेंट्स में लिखो। मैनेजर परफॉर्म करता है इंटर रिलेटेड फंक्शंस को इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सबसिस्टम्स। ये जितने भी फंक्शंस हैं, मैंने आपसे जब पहली वीडियो में भी आपसे कहा था, जब फंक्शंस हमने पढ़े थे, कि जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट की वो इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। दे डोंट वर्क इन आइसोलेशन, दे वर्क, ये साइकिल जो है ना फंक्शंस का वो चलता रहता है, ठीक है। और ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से लिंक्ड है और जुड़े हुए हैं। A manager has to link these diverse groups towards the achievement of a common goal. उन्हें सारे functions को simultaneously perform करना है ताकि organization का काम चलता रहे। Organization का काम अगर चलता रहेगा तो आप better achieve कर पाओगे organization के goals को। उसके बाद वो कहते हैं the process by which a manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. So आप बेटर तालमेल बिठाने के लिए, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि बैलेंस क्रिएट करना या तालमेल बनाने के लिए डिपार्टमेंट्स के बीच में हम कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो मैनेजर है वो कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करता है। सो वो कहता है ये एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। सो जितने भी फंक्शंस हैं वो भी क्या हुए, प्रोसेस हुए, ठीक है, क्योंकि वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सो फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन भी एक पार्ट है फंक्शंस का, तो वो भी क्या हुआ, वो भी प्रोसेस ही हुआ, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए उनके काम को कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो जितने बाकी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के उन सबको जोड़ता है, बाइंड करता है। It is the common thread that runs through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization. ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम चलता रहे बिना किसी इंटरप्शन के, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन को यूज़ करते हैं या फॉलो करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको कहा कि फंक्शंस का पार्ट कह लो, ये कुछ अलग नहीं है फंक्शन से, बट इट इज़ वन ऑफ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और ये एक प्रोसेस है, ठीक है।
इट इज़ हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है जिसके बिना बाकी फंक्शंस काम नहीं कर पाएंगे। For achieving harmony among individual efforts towards the accomplishment of group goals, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको ईजीली एंड शांति से अचीव करने के लिए हम इन्हें परफॉर्म करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन ख़त्म करता है कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मिसकम्युनिकेशन को ख़त्म करता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी आएगी। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हार्मनी होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। ईच मैनेजरियल फंक्शन इज अ एक्सरसाइज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन। जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं ना, इज एन एक्सरसाइज, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे वो स्टाफिंग है, चाहे वो जितने भी फंक्शंस हैं, पांचों फंक्शंस जो है ना हेल्प आउट करते हैं कोऑर्डिनेशन को फॉलो करने में, कोऑर्डिनेशन लाने में। प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रही है, 1200 यूनिट्स बनने की बात हुई थी, 1200 यूनिट्स बन के रेडी हैं। सेल्स डिपार्टमेंट अगर सेल करने को रेडी नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर मार्केटिंग करने को रेडी नहीं है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन काम नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरिट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सब फंक्शंस में, जितने भी फंक्शंस हैं ना, पांचों फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक खुद के डिपार्टमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में बोला गया है कि आपको 1200 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल नहीं है तो वो बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यही नहीं पता कि हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं, किस क्वालिटी के बनाने हैं, क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, किन गोल्स को हमें अचीव करना है, ठीक है, हमें एक दिन में कितनी प्रोडक्शन करनी है, हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, अगर यही नहीं पता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो बाकी डिपार्टमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। इसीलिए कहा है कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में जो है ना वो इनहेरिट है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगेन्स इन द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है ना, ये प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, ये कोई अलग नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट नहीं होता, या ये सबसे एंड पे परफॉर्म होने वाला फंक्शन नहीं है जैसे कि कंट्रोलिंग है, बट ये प्लानिंग के साथ ही किया जाता है। प्लानिंग में ही कोऑर्डिनेशन का एक अपना कह लीजिए एक अपना ही पॉइंट है, एक अपना ही पार्ट है कोऑर्डिनेशन का। सो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, सो ये फंक्शंस के साथ, हर एक फंक्शन के साथ बैलेंस करके चलता है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट हमने कल पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि 3 लेवल्स होते हैं जिसमें टॉप मैनेजमेंट होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वो उनका काम क्या होता है, गोल्स बनाना, ठीक है, गोल्स सेट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो जब वो गोल्स सेट करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ। टॉप मैनेजमेंट गोल्स बनाएगा, उस अकॉर्डिंग ही लोगों को हायर किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम चलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है ना वो उसके गोल्स पे डिपेंड करता है कि उसके गोल्स क्या हैं, और स्टाफिंग पे डिपेंड करती है उसी तरह के लोग आप लोगे जिस तरह के आपके गोल्स हैं। In order to ensure that these plans are executed according to plans, directing is required. अब आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, आपने स्टाफिंग भी कर ली, अब आप काम करवाओगे, तो यहाँ पे डायरेक्टिंग इज इन्वॉल्व। एनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एक्चुअल एंड रियलाइज्ड एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग आ जाता है। देन टेक केयर ऑफ द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग।
प्लानिंग कर रही है टॉप मैनेजमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उस अकॉर्डिंग स्टाफिंग उस अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। आप लोगों को हायर करोगे, फिर आप जो है डायरेक्टिंग काम इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, लोगों से काम करवाओगे, उनको मोटिवेट करोगे, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स यूज़ करोगे। देन आप कंट्रोलिंग चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे कि जो एक्चुअल काम था और जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड सेट किए गए थे और जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कितनी डेविएशन है, देन उस डेविएशन को आप करेक्ट करोगे। सो कोऑर्डिनेशन therefore involves synchronization of different actions or efforts of the various units of an organization. So जितने भी यूनिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन सबको सिंक्रनाइज करके चलना, साथ लेकर चलना इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इनहेरिट है मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन, ये हमने पढ़ लिया। दिस प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, quality, timing and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with the minimum of conflict. वो कहते हैं कि जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं सब में कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है। अब इसके लिए आपको रिक्विजिट टाइम भी चाहिए, आपका एफर्ट भी लगेगा, आपको अच्छी क्वालिटी भी चाहिए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। आपका एक सीक्वेंस होगा कि सबसे पहले प्रोडक्शन, सबसे पहले आप प्लान कर रहे हो, देन आप रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर आप लोगों को हायर कर रहे हो, फिर आप काम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फिर आप जो है चेक कर रहे हो कि काम अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन आप मूव ऑन करते हो। दोबारा से ये साइकिल चलता रहता है। तो एक सीक्वेंस बना हुआ है आपके काम का, राइट। आप एक सीक्वेंस में काम कर रहे हो। और कोऑर्डिनेशन ये मेक श्योर करता है कि सबसे कम कन्फ्लिक्ट के अंदर, कन्फ्लिक्ट टाइमिंग को लेकर भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज को लेकर भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट बजट को लेकर भी हो सकता है, तो किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट हो उसे ख़त्म करता है कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, आइए वो समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, हमने अभी पढ़ा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा ना, बस उसी में से उठकर आपके पास अब कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। पहली चीज़ क्या बोली कि जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। इंटीग्रेट यानी कंबाइन करता है, इकट्ठा करता है, जोड़ता है। किसके एफर्ट्स को? जो ग्रुप में काम कर रहे लोग, इंडिविजुअल्स के एफर्ट को जोड़ने का काम जो है कोऑर्डिनेशन करता है। वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड, यूनिफाइज यानी कि यूनाइट करना, जोड़ना, अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी मीन्स अपने गोल्स को अचीव करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्स बनाए हैं उन्हें अचीव करना। सो कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट। अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट, उनका काम करने का मकसद अलग अलग हो सकता है। सो उनको कोऑर्डिनेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से पर्पसफुली कर सकें। It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. ये ध्यान रखना, फोकस करना मैनेजर का काम होता है, टू कीप अ चेक, टू फोकस ऑन कि जो हमने प्लान किया था जिस तरीके से काम को, उस तरीके से काम हो रहा है, जैसे शेड्यूल किया गया था उस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद है पहला पढ़ लिया इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें यूनिटी लाना, एकता लाना। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। आप काम तो कर रहे हो, बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कितना काम करना है, आज का टाइम लिमिट कितना है और आज का रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, तो आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करोगे, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्यों कर रहे हो। सो दिस इज रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन पर्पस, व्हाई यू आर वर्किंग। अगर आप आज थोड़ा भी काम कर रहे हो तो किस गोल को अचीव करने के लिए आप वो थोड़ा काम कर रहे हो, इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाना। इट एक्ट
act as a binding force between departments and ensures that all actions are aimed at achieving the goals of the organization. वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि ये एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, जोड़ने का काम करता है। हमने पढ़ा, जब हमने नामची डिज़ाइनर कैंडल्स का पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया था, हमने समिता का एग्जाम्पल पढ़ा था जो कि ओनर है नामची डिज़ाइनर कैंडल्स की। द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। प्रोडक्शन कैसे हो रही है? डिमांड के अकॉर्डिंग, कि मार्केट में कितनी डिमांड है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट को आप बनाओगे नहीं बनाओगे। तो वो कहते हैं कि प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलना होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसी की प्रोडक्शन होगी और सेल्स डिपार्टमेंट उसी को आगे सेल करेगा। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, इंश्योर्स यूनिटी इन एक्शन, कि आपके एक्शंस में भी यूनिटी होनी चाहिए। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, 10 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है। C फॉर कोऑर्डिनेशन एंड C फॉर कंटिन्यूस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट भी क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज और ये कंट्रोलिंग पे जाके तक चलता है, रुकता नहीं है, चलता है कंट्रोलिंग पे, फिर प्लानिंग स्टार्ट होती है एंड देन ये कंट्रोलिंग पे रुकता है। समिता प्लान्स हर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। वो दिवाली की प्लानिंग जून में ही स्टार्ट कर देती है, प्री प्लानिंग। शी हैज़ टू देन इंश्योर दैट देयर इज अ एडिक्वेट वर्कफोर्स एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर वेदर प्रोडक्शन इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स। वो मॉनिटर करती है, वो चेक करती है कि जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने प्रोडक्ट बनाने का सोचा था वैसा मेरा प्रोडक्ट बना है, वैसी चीज़ें हो रही हैं जैसे मैंने सोचा था। हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज़ टू बी ब्रीफ्ड इन टाइम टू प्रिपेयर देयर प्रमोशनल एंड एडवर्टीजिंग कैंपेन्स। एडवर्टीजमेंट्स लगानी है, होर्डिंग्स लगानी है, बोर्ड्स लगाने हैं, पैम्पलेट्स बांटे हैं, लोगों को अवेयर करना है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम मार्केटिंग करता है। सो समिता का मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी फुल्ली ब्रीफ करता है अपने काम को, प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्प्ले करता है लोगों के सामने। उसके बाद है, तो ये हमने क्या पॉइंट समझा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, उसकी विद इन द टाइम लिमिट प्रोडक्शन होगी। देन उसके बाद जो है उसको प्रोडक्शन होने के बाद सेल डिपार्टमेंट उसकी सेल्स करेगा, देन उसकी मार्केटिंग होगी। तो ये साइकिल चलता रहेगा बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये क्या है? इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। हर लेवल पे ज़रूरत होती है। देयर आर 3 लेवल्स बेसिकली, ठीक है, हमने हायरार्की भी पढ़ी थी। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, उन्हें जोड़ता है आपस में। टॉप मैनेजमेंट को लिंक करता है मिडिल मैनेजमेंट से, फिर मिडिल मैनेजमेंट को लिंक करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट से। तो ये लिंकिंग, बाइंडिंग का काम करता है। The purchase, production and sales department efforts have to be coordinated by Samita for harmony. So जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ लेकर चलना, उनके काम पे रोज़ चेक रखना कि आज प्रोडक्शन कितनी है, हमें कितनी प्रोडक्शन, हमारी टारगेटेड प्रोडक्शन कितनी है, टाइम लिमिट कितनी बची है हमारे पास, ठीक है, हमारी सेल्स कैसी चल रही है, सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ नए ज्वाइन हुए हैं, कितने एग्जिस्टिंग है हमारे पास, काम जो है एम्प्लॉयज़ है मोटिवेटेड इनफ टू डू देयर वर्क, वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं काम में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें कोई डेविएशन, उसमें कोई गैप है जिसे फुलफिल करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को। सो कंप्लीट चेक रखना, यही काम समिता भी करती है।
हार्मनी में सारा काम चलता रहे, एकता में बना रहे सारा काम, शांतिपूर्वक आपका काम हो ऑर्गेनाइजेशन में। द परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग फैब्रिक, यानी रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल के बिना थोड़ी ना प्रोडक्शन करेगा। दिस देन बिकम्स द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये उनका बेसिस बन गया, यानी उनकी रिक्वायरमेंट बन चुका है कि रॉ मटेरियल के बिना तो काम नहीं होने वाला आपका। एंड फाइनली सेल्स कैन टेक प्लेस, प्रोडक्शन होगी तो सेल होगी। इफ फैब्रिक परचेज्ड is of inferior quality or is not according to the specification of the production department, अगर आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो बट आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप जैसा सामान इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप घर में सब्जी बना रहे हो और आपकी सब्जी अगर अच्छी नहीं है ना, कच्ची सब्जी जो ला रहे हो, सपोज आप गोभी लेकर आ रहे हो और आपकी गोभी अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं ना है तो वो बनेगी भी नहीं अच्छी, और अगर बनेगी नहीं अच्छी तो कोई खाएगा भी नहीं उसको। सब कहेंगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाएगा उसको। द सेम इज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल नहीं अच्छा तो ना ही वो बनेगा अच्छा, फाइनल गुड्स में जब कन्वर्ट होगा तो वो अच्छा नहीं बनेगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा और उसको कोई परचेज नहीं करेगा। अल्टीमेटली आपको लॉसेस होंगे। फर्दर सेल्स विल ऑल्सो डिक्लाइन, वही बात हुई, सेल्स भी डिक्लाइन हो जाएगी क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ही अच्छी नहीं थी। सो इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज ओवरलैपिंग एंड कियोस। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, ओवरलैपिंग होगा। एक काम जो हो चुका है ऑलरेडी आप उसे दोबारा करोगे, ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा। जब मिसकम्युनिकेशन है, किसी की बात किसी तक पहुंच नहीं पा रही है, टॉप मैनेजमेंट की बात अगर लोअर लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है तो काम डिसरप्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, हार्मनी रहेगी नहीं, इंटीग्रेशन रहेगी नहीं तो क्या होगा, क्योस ही होगा, ओवरलैपिंग ही होगी। इस चीज़ को ख़त्म करता है कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ पॉइंट इज योर कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अभी ये कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, मैनेजर्स करते हैं, और ये उनकी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा लेकर चलना, इंटीग्रेट करना उनके काम को। सो वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies of the organization are duly carried out. हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे जो भी गोल्स हैं, हमारी जो भी स्ट्रैटेजी टेक्निक्स हैं, उनका सही इस्तेमाल करके हम अपने गोल्स को अचीव करें। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल में होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी बात करेगा, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेगा, ऑर्डर लेगा एंड उनको फर्दर लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफर करेगा या समझाएगा। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स का काम क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनको सारा काम समझाना कि तुम्हें ये काम करना है, एक दिन में तुम्हें इतना काम करना है, एक हफ्ते में तुम्हें इतना काम करना है, एक महीने में तुम्हें इतनी प्रोडक्शन करनी है, एक साल में इतनी प्रोडक्शन करनी है, तभी गोल अचीव होगा। क्या स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या मटेरियल यूज़ करना है, किन मशीन्स का इस्तेमाल करना है, किन मेथड्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करना है, फिर वो प्रोडक्शन करेंगे। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है इन देयर पर्सनल लाइफ और इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, उसमें भी हेल्प करेंगे। Coordination is a deliberate function. Now, why it is a deliberate function? A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Even where members of a department willing to cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. अगर आपके जो वर्कर्स हैं दे आर ऑफ गुड स्पिरिट, उनके अंदर लगन है, हार्ड वर्किंग है, सच में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करना चाहते हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो कोऑर्डिनेशन उसको फ्यूल दे देगा, उसको और बढ़ावा देगा और प्रोत्साहन देगा। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन may lead to wasted effort and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees। अब क्या कहते हैं, दो चीज़ों का इस्तेमाल किया यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेट करना और कोऑर्डिनेट करना यानी तालमेल बनाकर चलना, सबकी बात को सुनना समझना। कोऑपरेट करना यानी थोड़ा पेशेंस रखो। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में
कोई दिक्कत परेशानी आई है, कोई सपोज कर लो एक एम्प्लॉई है, एक वर्कर है जो काम छोड़कर चला गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्शन थोड़ी सी लेट हो चुकी है, प्रोडक्शन का काम अब जो है वो पहले जो है 10 लोग करते थे, अब मे बी जो है 8 लोग कर रहे हैं उस काम को, 2 लोग छोड़ के चले गए, तो वो जो 8 लोग हैं उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास अब 2 लोग कम हो गए। तो सेल्स डिपार्टमेंट को बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा कि जब तक नई हायरिंग नहीं हो जाती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तब तक हम थोड़ा कोऑपरेट करके चलें, घाई नहीं मचानी है। ये नहीं जो हो जाना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्शन ही नहीं आ रही है, हम सेल्स कैसे करेंगे, हम कैसे अपना बजट सेट करेंगे, हम सब बाकी के काम कैसे करेंगे। कोऑपरेट करके चलना, पेशेंस के साथ चलना। और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत हद तक लिंक्ड है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों का होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पे कहा है कोऑपरेशन इन दी एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन तो है, कोऑपरेट तो कर रहे हो, बट कोऑर्डिनेशन नहीं है आप में, तब भी काम खराब है। कोऑर्डिनेशन है बट कोऑपरेशन नहीं है, तब भी काम खराब है। आप वर्कर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। सो दोनों का होना, दोनों का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहा है कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। उसके बाद वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ अ वेरी एसेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। Coordination is required. Like a thread in a garland, coordination is a part of all management functions. सभी functions जितने भी management के 5 functions हैं उनका part है coordination. Next हम definition पे आते हैं coordination की। आप कोई सी भी definition कर सकते हो, मेरे according आपको लास्ट वाली करनी चाहिए, थोड़ी बड़ी है बट आई थिंक लास्ट वाली करनी चाहिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। आप जो मिडिल वाली है वो वाली भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट वाली डेफिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो क्या है, एक ऑर्डरली यानी एक ऑर्डर में चलने वाला। मैंने आपको बताया जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो क्या है, एक ऑर्डर में चलते हैं। पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है। सो ये एक ऑर्डरली, और इन सब फंक्शंस में क्या इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है। सो ये क्या है, एक ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग, एक सिंक्रोनाइजेशन यानी तालमेल बना हुआ है। ऑर्डरली है, सिंक्रोनाइजिंग है, एफर्ट्स किनके, इंडिविजुअल्स के, ऑफ सबऑर्डिनेट्स यानी जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में, सबऑर्डिनेट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। वो पैसा भी लगा रहे हैं, वो टाइम भी दे रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी भी लेकर आ रहे हैं ऑफ एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूट करते हैं काम को, सो दैट देयर यूनाइटेड एफर्ट्स, सो दैट कि जो लोग भी एफर्ट्स डाल रहे हैं इनके जो एफर्ट्स हैं वो यूनाइट हो, सो दैट देयर यूनाइटेड एफर्ट्स लीड टू द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, दैट लीड्स टू दी, जो भी ऑब्जेक्टिव्स टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प हो। नेमली द कॉमन पर्पस ऑफ द एंटरप्राइज। इन ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने क्या कहा, कॉमन पर्पस ऑफ द एंटरप्राइज, मकसद है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अचीव करने में ये एफर्ट्स हेल्प करते हैं। ये एफर्ट्स डालते कौन है, सबऑर्डिनेट्स डालते हैं। कैसे डालते हैं, ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन होता है जब एफर्ट्स का। सो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ लगी। थोड़ी बड़ी है डेफिनेशन बट मुझे लगता है इसमें बहुत हद तक क्लैरिटी है कि कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी देख सकते हैं, इस बॉक्स में से कोई भी एक डेफिनेशन बाय हार्ट याद करें और उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाए। अब हम करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंटीग्रेट, बाइंड करता है फंक्शन, सभी एफर्ट्स को, जो भी इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके काम को इंटीग्रेट, बाइंड करता है।
प्राइमरी रीजन फॉर कोऑर्डिनेशन इज दैट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। जो प्राइमरी रीज़न है ना कोऑर्डिनेशन का, कि कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट क्यों करता है, दैट इज़ द डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे पे निर्भर हैं काम को लेकर। नो वन इज़ वर्किंग अलोन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। That is, they depend on each other for information, resources to perform their respective activities. कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज शेयर करने हैं, कितना पैसा चाहिए उनको, उन सब चीज़ों के लिए ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Thus, managers need to reconcile difference in approach, timing, effort or interest. At the same time, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. वो कहते हैं मैनेजर्स को reconcile differences in approach, timing. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टाइमिंग कुछ और होगी, सेल डिपार्टमेंट की टाइमिंग उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी। देखो, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल अपनी स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन डिपार्टमेंट्स की इंडिविजुअली अपनी स्ट्रैटेजी होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रैटेजी से काम करेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा कि हमें कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि हम टाइमली काम को कंप्लीट करके सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकें। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, खुद की स्ट्रैटेजी बनाएगा ये डिपार्टमेंट कि हम कहाँ से पैसा रेज कर सकते हैं, जहाँ हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, ठीक है, जहाँ हम जो है हमें सस्ता पड़े लोन, ठीक है, लोन ले रहे हैं, अगर पैसा रेज कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, तो उस पैसे को हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, किन एसेट्स को खरीदने में लगाना चाहिए, हमारे पास कितने एसेट हैं और हमें कितने एसेट्स और बनाने हैं फ्यूचर में। सो डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल गोल्स हो सकते हैं, बट उन्हें अचीव तो एक ही गोल करना है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, कॉमन गोल। तो ये हार्मोनाइज करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, दोनों में तालमेल बनाकर चलता है। इंडिविजुअल के भी अपने गोल हो सकते हैं, ठीक है, एक बंदा जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका अपना गोल मकसद हो सकता है काम करने का, उसका खुद का कोई उसे मे भी अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पे, उसे और भी अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसके बच्चों को अच्छा पढ़ने लिखने को मिल रहा है, अच्छे स्कूल में उसके बच्चे जा रहे हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हार्मोनाइज करना एंड उन्हें बेटर अचीवमेंट्स दिलाना। उसके बाद है ग्रोथ इन साइज। एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इन साइज। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ रही है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब उसमें और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नए से नए लोग आ रहे हैं जुड़ने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए और लोग जुड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। पहले सिर्फ 15 लोग काम कर रहे थे, अब 20 लोग और जुड़ गए हैं। At times it may become difficult to integrate their efforts and activities. जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने डाइवर्स आपका वर्किंग इन्वायरमेंट होता जाएगा, क्योंकि डिफरेंट वर्क कल्चर डिफरेंट इन्वायरमेंट से उठकर आ रहे हैं जिनका अपना नेचर है। ऑल इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर हैबिट्स ऑफ वर्किंग। उनका काम करने का स्टाइल डिफरेंट होगा, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, हो सकता है उनका लैंग्वेज डिफरेंट हो, उनका कल्चर डिफरेंट हो, उनका अप्रोचेस टू सिचुएशन डिफिकल्ट हो। कोई जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई, कोई मशीन डैमेज हो गई, सो वन पर्सन, एक बंदा जो रोने लग पड़ा कि अरे ये तो मशीन डैमेज हो गई, अब प्रोडक्शन कैसे करूँ, कैसे सामान बनाऊँ, कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करूँ। दूसरा दिमाग लगाएगा कि कैसे मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ, नहीं ठीक कर सकता तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, अगर किसी दूसरी कोई साथ में फैक्ट्री लगी है वहाँ से मशीन उठा के लानी पड़ेगी, ठीक है, अगर रिपेयर करवानी है तो रिपेयर में कितना खर्चा पड़ेगा इसको, ठीक है, तो वो उस तरीके से सोचेगा। सो अप्रोच टू सिचुएशंस डिफरेंट होंगी लोगों की। एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, एक दूसरे के साथ रिलेशंस भी अलग होंगे, किसी के साथ आपका बहुत फ्रेंडली रिलेशन होगा, किसी के साथ आपका ठीक सो होगा। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ज़रूरी है मैनेजर के लिए टू मेक श्योर करना कि सब लोग अलग हैं, कोई एक यूनिक है अपने आप में, सबका काम करने का तरीका, उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर डिफरेंट है, बट काम तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करना है। बट एम्प्लॉयज़ मे नॉट हैव देयर ओन इंडिविजुअल गोल्स ऑल्सो।
मे हैव देयर ओन इंडिविजुअल गोल्स, उनके खुद के भी गोल्स हो सकते हैं। देयरफॉर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन, ये अभी हमने पढ़ा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन नाउ, फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। बस ये एक पॉइंट पढ़ के मैं आपको ये डब्बा वाला का ये जो बॉक्स है ये समझाती हूँ। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। डिविजन्स एंड सेक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स। ऑल दीज डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। अभी मैंने आपको समझाया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका एक तो गोल जो है जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है उसे वो गोल अचीव करना है। मे बी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें इस बार 90% प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं, राइट। 90% प्रॉफिट्स जनरेट करने, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना स्ट्रैटेजी होगा, अपनी पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, अपने उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, राइट, कि हमें इस तरीके से काम करना है ताकि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव मे बी टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। अब जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हमें सेल्स बढ़ानी है जिसपे हम 10% डिस्काउंट पे देंगे सामान सबको, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट मे नॉट अप्रूव सच डिस्काउंट्स एज इट मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं कि 10% डिस्काउंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमें लॉस ही होगा। So these kind of conflict arise in the organization because each unit and department is performing activities in isolation from others and barriers between the departments are becoming more rigid. So marketing department का एक अपना point of view है कि हमें जो है सेल्स बढ़ानी है तो हमें 10% डिस्काउंट देना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कोई फ़ायदा नहीं 10% डिस्काउंट देने का, आपको रेवेन्यू में लॉस होगा इससे अगर हम डिस्काउंट पे चलेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर कोई ख़रीदने वाला होगा तो वो ज़रूर आएगा हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। हम कोई और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हैं, कोई और ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सो दोनों ही डिपार्टमेंट्स की अपनी साइकोलॉजी है। सो यहाँ पे जब दोनों ही डिपार्टमेंट्स की अलग साइकोलॉजी है तो हमें कोऑर्डिनेशन लाना होगा ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जितनी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट्स के बीच में होगी उतने बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। However, all departments and individuals are interdependent and they have to depend on each other for information to perform their activities. Information exchange करेंगे एक दूसरे से, राइट। आपको कितना पैसा चाहिए, आपका कितना सामान बनकर रेडी है, कितना पैकेजिंग हो चुका है, ठीक है, कितना रेडी टू बी सेल है, मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है, क्या एमआरपी रहे, एमआरपी क्या है, ठीक है, कितने पे सेल होने वाले मार्केट में, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, हमारी कॉस्ट कितनी है, ये सब डिपार्टमेंट्स को पता होता है। सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना बजट बना कर रखते हैं, अपने पास डेटा रखते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट में, कितना मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना मेरे को भी चाहिए रिसोर्सेज, कितने फिनिश्ड गुड्स हैं मेरे पास। द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। The activity of each department needs to be focused on attainment of common organizational goals. क्या कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ है ना वो सब जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए ही सब काम कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। अब हम समझते हैं डब्बा वाला। सामने बॉक्स देखा था एक्सीलेंस थ्रू कोऑर्डिनेशन कि इनमें कैसे कोऑर्डिनेशन। आई होप आप सब ने कम से कम डब्बा वाला का तो सुना ही होगा नाम। इनकी केस स्टडी अगर कहीं पढ़ी होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ी तो अभी हम पढ़ लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। समझते हैं द डब्बा वालास। मैं थोड़ा मोटा मोटा पहले आपको कंटेक्स्ट देती हूँ। डब्बा वालास हैं क्या? बेसिकली डब्बा वालास यानी कि डब्बा कैरी करते हैं। कौन सा डब्बा कैरी करते हैं? ये डब्बा कैरी करते हैं खाने पीने का सामान है जिसमें, ठीक है, ये घर से सामान खाने पीने का सामान बनाते हैं। बेसिकली मुंबई में ऑपरेट करते हैं। भैया मुंबई में क्यों ऑपरेट करते हैं? मुंबई में इसलिए ऑपरेट करते हैं क्योंकि मुंबई में
मेजॉरिटी वर्कफोर्स जो है ना, मेजॉरिटी का सारी की सारी वर्कफोर्स जो है वो बाहर काम करने जाती है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई काम करता ही है, ठीक है। और वहाँ बहुत ही ज़्यादा रश और क्योस है, वहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है घर पे खाना बनाने का, क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जाता है काम पे। सो इसलिए ये डब्बा वाला ने क्या सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर की रसोई में खाना बनाएंगे, डब्बे में पैक करेंगे, और जो भी लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, इवन वो वुमेन हैं, वो जो यूथफुल लोग हैं, ठीक है, यंग लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, उनको जाके डिलीवर करेंगे। लाइक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, देन लंच, एंड देन रात को आते हैं थके हुए तो कौन खाना बनाएगा, तो डिनर भी देंगे आपको। तो ये सर्विस देते हैं बेसिकली ये डब्बा वालास। द डब्बा वालास ऑफ मुंबई इज़ अ स्टोरी ऑफ अ 6 सिग्मा बिजनेस एंटरप्राइज। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस लाइज इन द कॉम्प्लेक्स येट टू कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज दैट इज कैरिड आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई डे आफ्टर डे। हर दिन मुंबई की सड़कों पे आपको डब्बा वालास देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द एफिशिएंसी विद विच देयर बिजनेस इज कंडक्टेड। अब यहाँ पे उन्होंने बोला क्या सीक्रेट है इनकी एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी यानी कि हमने 2 टर्म समझे थे मैनेजमेंट के, इफेक्टिव यानी कि कम टाइम में, एफिशिएंसी कम कॉस्ट में। तो यस, डब्बा वालास बहुत ही कम कॉस्ट में ऑपरेट करते हैं। Let's study. The story of the Dabba Walas begins in the kitchen of Mumbai. After they step out of their door, someone begins the time-consuming process of preparing the worker a fresh home-cooked lunch. जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उनको गरम गरम खाना चाहिए, लंच के टाइम पे गरम गरम खाना चाहिए, एकदम घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम घर की रसोई में खाना बनाएं। घर की रसोई जो है ना, उसमें जो फ्रेश गरम गरम खाना बनता है वो हम इन ऑफिस में जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करें। सो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी, ठीक है। सो उन्होंने इस प्रॉब्लम को काउंटर किया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा। द फर्स्ट डब्बा वाला जब ये काम कैसे करते हैं, एफिशिएंसी कहाँ से आती है उनमें, ये समझते हैं। द फर्स्ट डब्बा वाला पिक्स अप द टिफिन फ्रॉम होम, घर पे खाना बनाया, पैक किया, उसको लेके जाता। तो एक डब्बा वाला आएगा, उससे वो टिफ़िन लेकर जाएगा, ठीक है। टिफ़िन लेकर गया, कहाँ गया, एट द रेलवे स्टेशन, एंड टेक्स इट टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। डब्बा वाला आया, घर से खाना लेके वो निकला रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे निकला, देन जो सेकेंड डब्बा वाला है सॉर्ट आउट द डब्बाज एट द रेलवे स्टेशन। जो दूसरा डब्बा वाला है वो क्या करेगा, उस रेलवे स्टेशन पे जब डब्बा आया तो उसे सॉर्ट करेगा, यानी उसे सेट करेगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन से सबसे पहले पॉइंट आएगा, डिलीवर करना है, फिर उसके बाद दूसरा डब्बा कहाँ पे डिलीवर होना है, तीसरा डब्बा कहाँ डिलीवर होना है। तो वो सारा ऑर्डरली प्लेस कर देगा डब्बों को, ठीक है, ताकि डिलीवरी में दिक्कत ना आए। उसके बाद वो क्या करेगा, द सेकेंड डब्बा वाला सॉर्ट आउट द डब्बास एट द रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू द डेस्टिनेशन। रेलवे स्टेशन के पास जितने भी पास डेस्टिनेशन हैं वो उसके अकॉर्डिंग डब्बास को अरेंज करेगा। उसके बाद द थर्ड वन ट्रेवल्स विद द डब्बास टू रेलवे स्टेशन एंड ड्रॉप्स देम ऑफ। द थर्ड वन ट्रेवल्स विद द डब्बा टू द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू द डेस्टिनेशन। अब जो तीसरा डब्बा वाला है ना, वो क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा डब्बा लेकर और डिलीवर करेगा रेलवे स्टेशन के पास में जितने भी ऑफिसेज हैं, डेस्टिनेशंस पॉइंट हैं, वहाँ पे जाके डिलीवरी करेगा उन डब्बास की। जो फोर्थ वाला है वो क्या करेगा, द फोर्थ वन पिक्स अप द डब्बास फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड ड्रॉप्स देम ऑफ एट द ऑफिसेस। वो रेलवे स्टेशन से डब्बा उठाएगा और ऑफिसेस में जाके उनकी डिलीवरी करेगा, दूर दूर ऑफिसेस में जाकर डिलीवरी करेगा। सो ये इनका एक प्रोसेस है जिससे ये एफिशिएंसी लाते हैं। एफिशिएंसी के लिए हम पढ़ते हैं बाय मिड मॉर्निंग, यानी दोपहर के टाइम में थाउजेंड्स ऑफ डब्बा वालास आर बाईसाइकिलिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। ये कोई मोटरसाइकिल गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, बट बाईसाइकिल्स के लिए कोई फ्यूल तो नहीं लगता, पेट्रोल डीजल तो नहीं लगता, तो ये बाईसाइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका एक खर्चा तो यहीं से कम हो गया। प्लस मुंबई के रोड्स अंडर रश, इतना रश होता है, ट्रैफिक होता है कि ये एक गाड़ी और स्कूटर लेके नहीं निकल सकते। सो साइकिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साइकिल लेकर निकलते हैं, ना पैसे की चिंता और ना ट्रैफिक की चिंता। इंश्योरिंग अ हॉट होम कुक्ड फूड लंच फॉर देयर कस्टमर्स, गरम गरम खाना प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, घर की फीलिंग देना। द होल टिफिन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स निग्लिजिबल टेक्नोलॉजी, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं इनको। द डब्बा वाला रिलाई ऑन लो कैपिटल, इनके पास कम पैसा है, यानी कैपिटल
कैपिटल नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड यूज साइकिल्स, वुडन कैरेजेस एंड लोकल ट्रेन्स टू अचीव देयर टारगेट। जब रेलवे स्टेशन आपने देखा, वो रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, फिर रेलवे स्टेशन से टिफ़िन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से कुछ लोग रेलवे स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बाईसाइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं। सो उन्होंने अपनी कॉस्ट कितनी कम रखी है। There are several groups that work independently and network with each other to achieve their goals. एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कि किसने कितना डिलीवरी अब तक कर लिया है और कितने डब्बास और अभी हमें डिलीवर करने हैं। Each area is divided into several small distribution sectors. हर पर्टिकुलर एरिया का, ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, सेक्टर्स बना लिए गए हैं। उन सबको अच्छे से पता है कि किस गली में किसका घर आता है, किसको कहाँ डिलीवरी करनी है, एड्रेस अच्छे से पता है, ये सब अच्छे से उनके दिमाग में छप चुका है, तभी वो टाइमली डिलीवरी कर पाते हैं, टाइम पे अपने काम को कर पाते हैं। ईच सेक्टर इज़ हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। सेक्टर्स बना दिए गए हैं, वो सेक्टर एक पर्टिकुलर इंसान हैंडल करेगा। उस पर्टिकुलर बंदे को पूरा पता है कि इस एरिए में किसका घर कहाँ पड़ता है, कौन सा एड्रेस कहाँ होगा, मतलब उसे पूरा जोग्राफिकली उसे पूरा मैपिंग पता है, उसने उसे दिमाग में सेट कर लिया है। दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द एड्रेस इन दैट लोकेलिटी वेरी वेल, उसे एड्रेस पता है अच्छे से। ऑल दिस परफेक्शन कम्स विद प्रैक्टिस। मैनी न्यू एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर मंथ्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीनियर्स। जितने भी नए लोग इन डब्बा वाले के साथ जुड़ते हैं, उन्हें कई महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जाके जो है वो एक्चुअल में काम करते हैं। पंचुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट आर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा फॉर डब्बा वालास। Whatever be the circumstances, the डब्बा वालास never get delayed even by a few minutes. वो कहते हैं सिचुएशन जैसी भी है, ये इतने पंचुअल हैं, टाइम के इतने पक्के हैं कि अपने डब्बे की डिलीवरी पूरे टाइम पे करते हैं। सो हमने इनसे एक बहुत बड़ा लेसन लिया, दैट इज एफिशिएंसी, और ज़ीरो कॉस्ट लो कैपिटल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं स्पेशलाइजेशन पे। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन यानी कि आपने किस में आपकी स्पेशलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने एमबीए किया है, आपने एमबीए किया है, किस में किया है? कोई स्पेशलाइजेशन है? फाइनेंस में किया है मैंने, एचआर में किया है मैंने, ठीक है, तो ये आपकी स्पेशलाइजेशन हो गई। सो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। Specialization arises out of the complexities of modern technology and the diversity of tasks to be performed. वो कहते हैं जितनी ऑर्गेनाइजेशंस का काम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्यों? इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। सो इट गिव्स राइज टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, आपका काम और डाइवर्सिफाई होता जाएगा, आपका काम और बढ़ता जाएगा। Organizations therefore need to employ a number of specialists. उनको अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए अपने काम के लिए। Specialists usually think that they are only qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria. एक कंपनी ने सीए को हायर किया है जो उसके टैक्सेशन ऑडिट को हैंडल करेगा, तो उसमें स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उसे उसके बारे में सारी जानकारी है, उसका प्रोफेशन है ये कंपनीज को हेल्प आउट करना। सो वो अपने अकॉर्डिंग कंपनी को इवैल्यूएट करेगा, जज करेगा। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशंस फ्रॉम अदर्स इन मैटर पर्टेनिंग टू देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। वो किसी की एडवाइस नहीं लेगा सीए, उसे पता है उसे अपना काम कैसे करना है। दिस ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इससे कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है कि वो जो सीए है वो अपने तरीके से काम करेगा, आप उसे इंटरप्ट करोगे, आप उसे समझाओगे नहीं ये ऐसा होना चाहिए, आपको इतना इस टैक्स की कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, तो आपको पता है कि उसको पता है, कन्फ्लिक्ट राइज होगा ना। वो कहेगा कि मैं सीए हूँ कि तुम सीए हो, तुम क्यों मुझे बता रहे हो। सो इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट। Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile in different approach, interest or opinion of to the specialist या of the specialist. स्पेशलिस्ट अपने तरीके से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्थिति है फाइनेंशियली, उसे अच्छे से समझा देना ताकि वो अपना काम कर सके। कुछ भी मिसलीडिंग भी नहीं होना चाहिए।
मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और मुझे भी, क्योंकि फिर कभी बताऊंगी मैं आपको कि कितनी मेरी हमेशा से एक ड्रीम था कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल हो जिस पे मैं टीच करूं। और जो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने कर लिया है कंप्लीट। एंड आई होप कि ये चैप्टर उन सब बच्चों तक पहुँचे जो चाहते हैं एनसीईआरटी को अच्छे से समझना। और कोई भी डाउट आता है ना तो बिना झिझके लिख दो कमेंट्स में कि ये नहीं समझ में आया, ये दोबारा से समझाओ हमें, या हमें कोई भी हमें और रिवीजन करनी है, हमें और प्रैक्टिस करनी है, वो सब कुछ मिलेगा। अगर आपसे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ना तो डेफिनेटली मुझ में मोटिवेशन आएगा कि मैं सच में काम करूँ और मैं और करूँगी, ताकि आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं, उनको सुनकर मैं और ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकूँ और ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ज़रूर करना शेयर। एंड हमने अब तक चैप्टर तो कर लिया कंप्लीट, हम ये पढ़ लेते हैं पहले। मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। नाउ इवन एज यू read this chapter, the organization and its management are changing. ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है तो मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है। मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ठीक है। आपका कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। सो काफ़ी वॉलेटाइल है आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम। सो एज बाउंड्रीज बिटवीन कल्चर्स एंड नेशंस गेट ब्लर्ड, न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। वासुदेव कुटुंबकम की बात जब करते हैं मोदी जी कि ये पूरा विश्व एक विलेज है, एक गांव है, हम सब एक हैं, ठीक है। द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल रिलेशंस is rapidly expanding. The modern organization is a global organization that has to be managed in a global perspective. What does this imply? ये पूरी दुनिया जो है इनके साथ हमें कनेक्ट करना है, इनके साथ काम करना है। बाहर से लोग आ रहे हैं इंडिया में काम करने के लिए, इंडिया से लोग जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। सो हम सब एक ग्लोबल विलेज हैं, तभी कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, बिल्कुल ही छोटा सा। मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। इधर पीछे आएंगे, इधर है एक बॉक्स, ये पढ़ते हैं। सेम ही बात लिखी है, एक मिनट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ एक। Even as you read this chapter, the organization and its management are changing as boundaries between cultures and nations get blurred. New communication technology makes it possible to think of the world as a global village. कल्चर अलग है, नेशंस की जो बाउंड्रीज हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो सबको जोड़ती है, सबको इंटीग्रेट करती है। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ टू बी मैनेज्ड इन अ ग्लोबल परस्पेक्टिव। जब आप बड़े लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो उसका विजन, उसका जो सोच है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट के पास एक ग्लोबल लॉन्ग टर्म एंड एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल, बड़े लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे। सो उनके पास हो सकता है इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही एम्प्लॉयज़ हैं। सो दे हैव टू थिंक इन मोर ब्रॉडर वे। A global manager today is one who possesses what can be termed as hard type of skills as well as softer types of skills. एक ऐसा मैनेजर जो नेशनल अपने देश के लोगों के साथ प्लस इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के साथ भी डील कर रहा है, उनके साथ भी काम कर रहा है, उनसे भी काम करवा रहा है, तो उसके पास दोनों स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड में आपके टेक्निकल स्किल्स आ जाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स में आपके बस कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन हो गया, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, ये सब चीज़ें। Managers who understand analysis, strategy, engineering and technology are still going to be needed. Managers का जो काम है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, that is true. But extremely critical to global success are people who understand how team works, how organization works and how people are motivated. बड़े लेवल पे सक्सेस चाहिए तो आपको जानना होगा कि एक टीम में काम कैसे होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है और लोगों को मोटिवेटेड कैसे रखना है, लोगों से कैसे काम करवाना है, ये आना बहुत ज़रूरी है।
A manager who really understands different cultures should be able to work in a West European non-English speaking country. एक बंदा जो जानता है कि जैसे डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज है, जैसे डिफरेंट नेशंस में रहना पसंद है और वहाँ की नॉलेज है, तो वो उस जगह पे काम किसी नॉन इंग्लिश कंट्री में काम करेगा, देन मूव टू अ डेवलपिंग कंट्री लाइक मलेशिया और केन्या एंड देन बी ट्रांसफर टू अ ऑफिस बेस्ड इन न्यूयॉर्क USA एंड बी ऑलमोस्ट इमीडिएटली प्रोडक्टिव इन ऑल 3 प्लेसेस. सो एक मैनेजर बहुत डाइवर्स हो सकता है, उसे बहुत सारे कल्चर्स की नॉलेज है, बहुत सारे नेशंस की नॉलेज है, तो वो वहाँ जाके काम करेगा, वहाँ से एक्सपीरियंस लेगा कि वहाँ कैसे काम होता है, वहाँ क्या काम होता है और कैसे काम होता है. हो सकता है उस चीज़ को सीख के वो अपने नेशन में लेके आए, अपनी कंट्री में लेकर आए उन चीज़ों को. So it can thus be understood that the role of a global manager has evolved in much the same way that the global industry and economy have evolved. वो कहता है जैसे एक ग्लोबल मैनेजर इवॉल्व हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके एक्सपीरियंस ले रहा है, काम कर रहा है, उसी तरीके से जैसे कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ इवॉल्व हो रही हैं, इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है. India, it has changed from being a single dimension role in a defined business context to being a multifaceted role that calls for a diverse combination of technical skills, soft management and people skills, and the ability to imbibe and learn different cultural experiences. ग्लोबल लेवल पे काम करोगे तो ग्लोबल सक्सेस के लिए आपके पास ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है, उस तरह की सोच होना ज़रूरी है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना ज़रूरी है. आपके पास टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स होना भी ज़रूरी है. आपको पता हो कि एक टीम में कैसे काम करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, लोगों को कैसे मोटिवेटेड रखना है. डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहे हो, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लोगों की नॉलेज है आपको, उस चीज़ को आप अपने कंट्री में लेकर आ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो. सो मैनेजर का रोल अब कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से डिफाइन नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ एवर चेंजिंग, इवॉल्विंग विद द टाइम. जैसे जैसे काम इवॉल्व हो रहा है, इंडस्ट्रीज इकोनॉमीज इवॉल्व हो रही है, मैनेजर का काम, मैनेजर का रोल मल्टीफेसेड हो चुका है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. इस चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, प्लस कोई भी डाउट है कमेंट में लिखेंगे, एंड इसके बाद हम रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की. ठीक है, रिवीजन इन डेप्थ नहीं होगी, रिवीजन मीन्स ऊपर से हम गो थ्रू करेंगे, पॉइंट्स से गो थ्रू करेंगे, माइंड मैप्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, उनकी हेल्प से हम समझेंगे चैप्टर को, एंड देन हम इसकी केस स्टडीज सॉल्व करेंगे. सो बहुत जल्द लेकर आऊँगी अगली वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना. बाय बाय.